Assalamu alaikum. Today it's ninth class of English grammar and week third. The topic of our discussion is preposition. ठीक है, preposition के kinds हैं और कुछ rules हैं, 14 rules हैं basically. उन rules को हम one by one discuss करेंगे और समझेंगे what actually preposition is. All right. So definition reads as a preposition is a word which shows a relation of a noun or pronoun with another word. एक नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे लफ्जों के साथ ताल्लुक ये कौन जाहिर करता है, ये preposition हमें बताता है. मिसाल के तौर पर आप ये सेंटेंस देखें, रिलेशन ऑफ अ नाउन, तो ये जो ऑफ है, ऑफ का वर्ड ये preposition है. ठीक है, आ का तो आर्टिकल हो गया, विद का ये जो वर्ड है ये भी preposition है. इस तरह से मिसालें नीचे लिखी में इन, एट, फ्रॉम, विद और आउट, ये सारी के सारे क्या है, preposition. तो preposition हमें क्या बताता है कि एक नाउन का या एक प्रोनाउन का सेंटेंस में मौजूद बाकी सारे वर्ड्स के साथ क्या ताल्लुक है. All right. So there are four types of kinds of preposition: simple preposition, compound preposition, present participle preposition और phrase preposition. All right, ये I think spelling error है. So simple presentation आपके सामने in, at, for, by, from, up, इस तरह से जो होंगी ये simple presentation है. लेकिन compound presentation ऐसी presentation कह रही हूँ preposition. कंपाउंड प्रपोजिशंस ऐसी प्रपोजिशन को कहते हैं जो कि दो प्रपोजिशन से मिलकर बनते हैं. कंपाउंड का तो मतलब ये है कि जॉइंड बाय टू. ठीक है, सो कंपाउंड प्रपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू प्रपोजिशन. फॉर एग्जांपल इन और टू, ये दो अलग प्रपोजिशंस थी, इन दोनों को मिला के कंपाउंड करके एक प्रपोजिशन बना देना इज नाउन एज कंपाउंड प्रपोजिशन. सो इनटू बन गया ऑन टू, ऑन टू, विद, इन, विद इन, outside, outside. All right. Number next is participle preposition. Present participle is used as preposition. इसमें छोटी सी सिंपल सी बात है कि जो present participle होगा यानी कि जो आपकी ing फॉर्म होती है, ऐसी बात है ना. present participle खास तौर पे हम उस लफ्ज को कहते हैं जो कि यूज किया जा सकता है as an adjective and as an adverb. ऐसी बात है, पार्टिसिपल इसी को कहते हैं ना. जब हमने नाउन वर्ब को डिस्कस किया था तो हमने तब पार्टिसिपल की डेफिनेशन पढ़ी थी. प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि आईएनजी वाला होता है और जिसको हम एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखिएगा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग ये preposition भी है लेकिन आईएनजी वाली यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली preposition. कंसर्निंग, ड्यूरिंग, तो ये जो है prepositions तो हैं लेकिन इनको कहा जाएगा participle preposition. क्यों? क्योंकि इनके साथ ing फॉर्म लगा है. नंबर नेक्स्ट इज phrase preposition. phrase का क्या मतलब होता है कि एक जो सेंटेंस होता है ना वो डिफरेंट फ्रेजेस से मिलकर बनता है, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है. तो फ्रेज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, फ्रेज को हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा. prepositions made by joining two or more words followed by a preposition. दो या दो से ज्यादा लफ्ज तो होते ही हैं इसमें लेकिन उसके बाद preposition भी होती है. in spite of, ये सारी जो है ये phrase preposition है. by means of, ये जहाँ पे आएगा इकट्ठा ही आएगा इसलिए इसको phrase preposition ही कहते हैं. with the view, look forward to, तो इस तरह की prepositions को हम क्या कहेंगे, phrase preposition. इन चारों को आपने समझना है और बस समझना ही है. ठीक है, अब जो आपकी असल बारी है वो आपके रूल्स की है. रूल्स ऑफ preposition. There are 14 rules basically for preposition. So number one is the following pairs of preposition should be correctly used. तो इनको ना बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े राइट वे में आपने करेक्ट वे में यूज करना होता है. डिसाइड का मतलब है नियर, क्लोज, पास होना बिल्कुल. अमंग का मतलब है दो से ज्यादा चीजों में जब हम कहते हैं ना तो फिर अमंग आएगा. और बिटवीन का भी इस्तेमाल किया जाता है जब दो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दो के बारे में बात कर रहे हैं तो बिटवीन, और जब मोर देन टू के बारे में बात होगी तो उसको हम वहां पे हम कौन सी preposition यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे. इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब है इनसाइड, यानी ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ है यानी स्टैटिक है, उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है इसलिए उसको इन कहते हैं. लेकिन इनटू मीन्स कि ग्लास में पानी डालना, वो जो प्रोसेस है पानी को गुजारने का, पानी को डालने का, मूव करने का, उसको इनटू कहते हैं. लेकिन जो चीज स्टैटिक है, जो जगह पे खड़ी है, उसको इन कहते हैं.
ऑफ ये डिस्टेंस है। सो ये जो सारी प्रेपोजिशन है इनको आपने अच्छी तरह से करेक्ट वे में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 प्लेयर्स। अब प्लेयर्स कितने हैं, 5 प्लेयर्स हैं, तो लफ्ज आपने क्या इस्तेमाल किया, बिटवीन का। तो बिटवीन का वर्ड हमने पीछे पढ़ा कि हम जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे टू का कंपैरिजन होगा। जब मोर देन टू होंगे तो फिर हमने क्या यूज करना है, अमंग की प्रेपोजिशन यूज करनी है। द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 प्लेयर्स। ऑल राइट। अब आपकी असाइनमेंट जो आपने सैटरडे को सबमिट करवानी है इंशाल्लाह, उसमें आपका क्या काम है कि इसमें से कोई एक लफ्ज आपकी मर्जी का कोई एक लफ्ज उठाना है और उसके सेंटेंस, उसका एक ही सेंटेंस बनाना है। छोटी सी आपको दे रही हूँ। अभी हम जो सारे के सारे 14 रूल्स पढ़ेंगे ना, उन सारे रूल्स में से आपने कोई एक प्रपोजिशन उठा लेनी है, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, इन, इनटू, ऑफ, और उसका एक ही एग्जाम्पल सेंटेंस बनाना है, वो भी करेक्ट बनाना है, इनकरेक्ट नहीं बनाना। ठीक है। नंबर सेकंड इज इन इंडिकेट्स स्टैंड या स्टिल पोजीशन, इनटू शोज मोशन। तो इनटू का मतलब है मोशन, यानी हरकत में कोई चीज है, कोई चीज मूव कर रही है, लेकिन इन का मतलब है कि एक खास जगह पे पड़ी है, वो स्टिल पोजीशन पे है। फॉर एग्जाम्पल दे जम्प्ड इन द रिवर। रिवर में उन्होंने छलांग लगाई। अब रिवर जो है, दरिया है, वो एक जगह पे खड़ा है या मूव कर रहा है, वो तो मूव कर रहा है, वो तो नहीं खड़ा हो सकता। सो जो चीज मूव कर रही है वहां पे आपने लफ्ज इन नहीं लगाना होता, इनटू लगाना होता है। ठीक है। दे जम्प्ड इनटू द रिवर, इसके भी एग्जांपल्स आप बनाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज इन इज यूज्ड फॉर लार्ज और इनडेफिनेट प्लेस, एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल और डेफिनेट प्लेस। अब समटाइम होता है ना कि मैं कह रही हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, आई एम गोइंग एट कॉलेज, आई एम इन माई होम फॉर द राइट बीइंग। तो क्या कैसे पता चलेगा कि इन यूज करना है कि एट यूज करना है? तो ये आपने चीज याद रखनी है कि इन जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब लार्ज प्लेस होगी, जब बड़ी प्लेस होगी, और दूसरी बात जब इनडेफिनेट प्लेस होगी, जब हमें प्लेस का पता नहीं है कि कौन सी जगह है। ठीक है। और एट कब यूज करना है, एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल या डेफिनेट प्लेस। तो ये जो एक प्रॉपर डेफिनेट प्लेस है, कोई चीज जो मेंशन की जा रही है ना, वहां पे आपने क्या करना है, एट इस्तेमाल करना है। एहसन लिव्स इन मॉडल टाउन एट कराची। तो मॉडल टाउन जो है ये एक छोटा सा हिस्सा है कराची में, ये स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो इनको इरेज करके एट लगाना है, क्योंकि एट जो है वो हम स्मॉल के लिए यूज करते हैं और इन जो है वो हम लार्ज के लिए यूज करते हैं। सो इन कराची, कराची में क्यों जी, क्योंकि कराची बड़ा है इसलिए हमने इन कराची लगाया, और मॉडल टाउन छोटा है इसलिए हमने एट लगाया। सो इन इज यूज्ड फॉर लार्ज एंड एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल। सो इनडेफिनेट और डेफिनेट प्लेसेस को भी कंसिडर किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट इज द फॉलोइंग वर्ब डू नॉट टेक प्रपोजिशन आफ्टर देम। इस इन सारे लफ्जों के बाद कोई प्रपोजिशन आपने नहीं लगानी। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आई हेट यू, आप ये तो नहीं कहते आई हेट विद यू या आई लव विद यू, आप सिंपली कहते हैं आई वांट टू मैरी यू। ठीक है। मैरी के बाद ये नहीं कहते आई वांट टू मैरी विद यू, नो, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू डिस्कस विद यू, सो आई वांट टू डिस्कस द थिंग विद यू। अगर डिस्कस के बाद कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली आपको प्रपोजिशन की जरूरत है, लेकिन डिस्कस के बाद अगर डायरेक्ट आपने ऑब्जेक्ट लगाना है तो फिर उसमें प्रपोजिशन नहीं लगेगा। सो इन सारे के सारे वर्ड्स के बाद आपने क्या करना होता है, प्रपोजिशन नहीं लगानी। फॉर एग्जाम्पल शी रिजेंबल्स विद हर मदर, रिजेंबल्स लगा दिया ना तो विद की जरूरत नहीं है, शी रिजेंबल्स हर मदर। तो आपने अगेन इन सब में से कोई भी अपना उठा लेना है प्रपोजिशन को और आपने एग्जांपल्स क्रिएट करनी है। एक एग्जांपल। नंबर फिफ्थ इज प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी फॉर्म। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विन, ऑफ लगा दिया आपने, प्रपोजिशन आपने लगा दी, लेकिन प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाया, तो ये रॉन्ग होगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ठीक हो गया। नंबर 6 इज द फॉलोइंग वर्ब्स टेक एट आफ्टर देम। इन सारे 6 के 6 वर्ब्स के बाद क्या लफ्ज आता है, एट आता है। लॉफ एट, एम एट, रिजॉइस एट, नॉक एट, स्नीर एट, अलार्म एट। ही एम्ड फॉर द बर्ड, नो, एम्ड एट द बर्ड, यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है एम्ड। इस तरह से आपने इन सब में से कोई भी अपना वर्ड उठा लेना है और उन वर्ड को प्रैक्टिस करना है। आपने अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए इन सारे के सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, और आप में से कोई भी अपनी प्रैक्टिस में चेक करवाना चाहे तो आप मुझे पर्सनली सेंड करके चेक करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो
होगी ना असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में आपने एक ही लफ्ज लेना है और उस एक लफ्ज का आपने सेंटेंस बनाना है। नंबर 7 इज सुटेबल वर्ब्स शुड बी यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड एडवर्ब। तो वर्ब एंड एडवर्ब के बाद उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रपोजिशन आ रहा है ना उसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। व्हाट इज ही लुकिंग, सो व्हाट इज ही लुकिंग एट, लुकिंग वो क्या देख रहा है, तो वो किस चीज को देख रहा है, ठीक है। तो सूटेबल जो प्रपोजिशन है आपने उसके बाद वो लगानी होती है। यहाँ पे सूटेबल वर्ब्स नहीं आएगा, सूटेबल प्रपोजिशंस आएगा, शुड बी यूज्ड आफ्टर वर्ब एंड एडवर्ब। All right. Number 8 is use of after the following. इन सारे words के बाद आपने of use करना है। Found of, confident of, proud of, ignorant of, boast of, accuse of, ashamed of, avail of, consist of, jealous of, devoid of. समझ आ गई बात? Example देखिएगा, the book consists with 30 chapters. consist के बाद क्या लगाते हैं? of लगाते हैं, तो with जो है ये incorrect हो गया और of आ गया। The book consists of 30 chapters. So number 9 is use for after the following. इन सब के बाद आपने क्या यूज करना है? for यूज करना है, eligible for, hope for, compete for, apologize for, famous for, notorious for, long for. ठीक। he is famous of crafting, no, he is famous for crafting। अच्छा, पीछे दो वर्ड्स गुजरे हैं, एक फेमस है और एक नोटोरियस है। फेमस कहते हैं किसी अच्छी खूबी की वजह से मशहूर होना, शोहरत हासिल करना, और नोटोरियस कहते हैं किसी बुरी बात की वजह से बदनाम हो जाना, ठीक है। उस चीज को नोटोरियस कहते हैं। और फेमस जो है वो पॉजिटिविटी के मीनिंग में आता है, नोटोरियस जो है वो नेगेटिविटी के मीनिंग में आता है। ऑल राइट, नंबर 10 इज यूज फ्रॉम आफ्टर द फॉलोइंग। इन सब के बाद आपने फ्रॉम यूज करना है, अलाइट फ्रॉम, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम। अच्छा, रीजन क्या है फ्रॉम यूज करने की? इसकी कोई रीजन नहीं है, यानी कि दे, ये रूल्स ही ऐसे हैं, ये नेटिव स्पीकर्स जो हैं उन्होंने रूल्स ही इस तरह से क्रिएट कर दिए कि उनके बाद यही वर्ड्स आएंगे। सो आपने बस ये चंद एक याद करने होते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम, आपका माइंड जो है वो परसीव करने लग जाता है उन सारे रूल्स को। सो इन सारे 6 वर्ड्स के बाद आपने फ्रॉम का वर्ड यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डिसक्वालिफाइड ऑफ द कंपटीशन, ऑफ का नहीं आएगा, फ्रॉम द कंपटीशन। ही वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। नंबर 11 इज यूज इन आफ्टर द फॉलोइंग। इन 6 वर्ड्स के बाद आपने इन यूज करना है, परसिस्ट इन, सक्सीड इन, एब्जॉर्ब इन, एक्सेल इन, कन्फाइड कन्फाइंड इन, आई थिंक इंडल्ज इन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज परसिस्ट एट वर्क, नो एट नहीं आएगा, इन आएगा। क्यों इन आएगा? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि इन सारे वर्ड्स के बाद इन आएगा। नंबर नेक्स्ट इज use on after the following prepositions: congratulate on, insist on, go on, keep on, revenge on. For example, he insisted to visit, nahi, he insisted on visiting, या he insisted on to visit us, या visit them। आगे कुछ भी आप ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं ताकि एक सेंटेंस की कंप्लीट सेंस आए। क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव है जिनको और कुछ जो है वो इनट्रांजिटिव है, यानी कुछ को आपके ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कुछ को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सो यूज आफ्टर टू आफ्टर द फॉलोइंग। इन सब के बाद क्या यूज करना है? टू यूज करना है। हमने पढ़ा था ना प्रेफर वाला, किस में पढ़ा था हमने? एडजेक्टिव में पढ़ा था, प्रेफर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, इंजूरियस टू, प्रायर टू, ये हमने पढ़े थे ना। तो इन सब के बाद भी टू यूज करना है। एप्लीकेबल टू, सेंसिटिव टू, अलाइव टू, लिसन टू, काइंड टू, हॉस्टाइल टू, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, सीनियर टू, जूनियर टू, एडिक्ट टू, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, नो, एप्लीकेबल के साथ टू का वर्ड लगता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। रूल नंबर 14 इज यूज विद आफ्टर द फॉलोइंग। इन सब के बाद आपने क्या यूज करना है? विद यूज करना है। कंपेयर विद, एग्री विद, कंप्लाई विद, फेमिलियर विद, क्वाल विद, गिफ्टेड विद, ओवरवेल्म विद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कंपेयर्ड टू हर, नो, ही इज कंपेयर्ड विद हर, ठीक है। कंपेयर्ड के साथ क्या लगाना है? विद लगाया जाता है। सो ये आपके 14 रूल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके। अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे चंद एक सेंटेंसेस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपने सॉल्व करना है, लेकिन कब सॉल्व करना है? ये पीछे वाले सारे के सारे रूल्स को प्रैक्टिस करके।
रूल्स को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करके उनके प्रैक्टिस करके उसके बाद आपने ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं, और साथ रीजन भी लिखनी है कि क्यों भाई यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि एग्री के साथ ये वाली नहीं, ये वाली प्रपोजिशन आती है, ये रूल ही ऐसा है, इसलिए हम एग्री के बाद ऑन नहीं लगा सकते, बल्कि हम एग्री के बाद वही प्रपोजिशन लगाएंगे जो कि इसका आंसर होता है। ठीक है, और इसमें आपके लिए एक और चीज़ भी है, वो आप जब करेंगे तो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सो ये आपने सॉल्व कर लेने हैं, और जैसे ही आप सॉल्व कर लें तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशंस मौजूद है, आपने अपने चेक कर लेने हैं। और आपके जो क्विज के रिजल्ट्स हैं वो इतने ही कोई बुरे आ रहे हैं, और क्यों बुरे आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप लोग या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, या आपको रूल्स की समझ नहीं आ रही, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम गिविंग माई 100% टू यू स्टूडेंट्स, और ये स्लाइड्स बनाने में इतना टाइम लगता है और मैं अपना पूरी एफर्ट दे रही हूँ, लेकिन आपके रिजल्ट्स उस तरह से क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? So you have to keep practicing, practicing, and only practice. Practice will make improvements. All right, and you have to believe in yourself that you can do it, and definitely you will do it. Thank you very much for listening with so patience. Allah Hafiz.